गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है या क्या कंट्रीब्यूशन है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। अब प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा कि मेंडलीव ने किस तरीके से अपनी पीरियोडिक टेबल बनाई, कैसे मेंडलीव ने क्या वर्क किया, कितना वर्क किया, कितने टाइम उसको पीरियोडिक टेबल में बनाने में लगा, किस तरीके से उसने पीरियोडिक लॉ दिया, इसके साथ साथ उसने जो अरेंज किए वो किस तरीके से किए, और वो सारा अरेंज करने के बाद उसने उनको जब सिस्टमेटिक वे में लगाया तो उस सिस्टमेटिक वे में जब उसने देखा कि एटॉमिक मासेस के सिस्टमेटिक वे में अगर हम एलिमेंट को रखते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो जो नेक्स्ट वन एलिमेंट आता है उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, सेम फर्स्ट वन की तरह हो जाती है। तो ये मेंडलीव पीरियोडिक लॉ भी है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। अब इस चीज का क्या सिग्निफिकेंस है या क्या इंपॉर्टेंस है वो अब हम इसको देखेंगे कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से हमें क्या फायदे हुए या हम किन किन चीज़ों को जाने की क्या हम इससे कर सकते हैं। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो है आपका सिस्टमैटिक अरेंजमेंट या सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल हमें क्या करती है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट देती है एलिमेंट्स का, कि अगर हम सपोज देखें उसने जो फर्स्ट ग्रुप में एलिमेंट रखे कि फर्स्ट ग्रुप में उसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम ये एलिमेंट रखे थे, तो अगर हम वहाँ पे एक लिथियम की प्रॉपर्टी अगर पढ़ लें तो हमें सोडियम की प्रॉपर्टी पता चल जाती है, हमें पोटेशियम की प्रॉपर्टी पता चल जाती है, हमें रुबिडियम की प्रॉपर्टी पता चल जाती है। तो ये क्या है, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट है। हम कोई भी किसी भी ग्रुप में किसी भी एलिमेंट को उठा लें, अगर हमें उसकी प्रॉपर्टी पता है तो हम उस पूरे ग्रुप में जितने भी एलिमेंट हैं उनकी प्रॉपर्टी का प्रिडिक्शन कर सकते हैं, उनकी प्रॉपर्टी बता सकते हैं कि अगर ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होगा तो क्या बनाएगा, या हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट होगा क्या बनाएगा, या सल्फर के साथ रिएक्ट होगा क्या बनाएगा, या अदर कोई एलिमेंट है उसके साथ रिएक्ट होगा तो किस तरीके की ये कंपाउंड फॉर्मेशन करेगा। ये हमें एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट या सिस्टमैटिक तरीके से कौन बताता है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल बताती है। वो क्यों? क्योंकि उस पर्टिकुलर ग्रुप में जो उसने एलिमेंट रखे उन एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या करती हैं, एक दूसरे के सिमिलर होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ हमें मेंडलीव पीरियोडिक टेबल से ये पता चलती है। दूसरी चीज़ हमें क्या पता चलती है, दूसरा एक सबसे बड़ा काम मेंडलीव ने क्या किया, इसने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस में करेक्शन किया। अब फॉर एग्जांपल जैसे हम देखें मेंडलीव से पहले जो बेरिलियम था, बेरिलियम का एटॉमिक मास माना जाता था 13.5। अब बेरिलियम का एटॉमिक मास अगर 13.5 है तो इसका मतलब बेरिलियम कहाँ आएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में, क्योंकि कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है, यानी इन दोनों के बीच में बेरिलियम यहाँ आना चाहिए अकॉर्डिंग टू ओल्ड मासेस। अब बेरिलियम को अगर हम कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रख दें तो बेरिलियम जैसी प्रॉपर्टी वाला कोई भी एलिमेंट कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में नहीं। जबकि जब उसने देखा कि बेरिलियम की जो प्रॉपर्टी है वो किससे मिल रही है, मैग्नीशियम से मिल रही है, या मैग्नीशियम के बाद क्या आता है आपका कैल्शियम या स्ट्रोंशियम, इनसे तो बेरिलियम की प्रॉपर्टी मिल रही। लेकिन अगर हम बेरिलियम को कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में रख दें तो यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है कि जिसकी प्रॉपर्टी सिमिलर टू बेरिलियम हो। तो तब मेंडलीव ने क्या किया, यहाँ पे करेक्शन किया इसके एटॉमिक मासेस में, और जब इसने इसके एटॉमिक मासेस में करेक्शन किया तो करेक्शन करके ये इसके एटॉमिक मासेस को कहा है, इसका एटॉमिक मास जो हुआ वो क्या हुआ 9।
अब ये किसके बीच में आया, ये आया आपके लिथियम और किसके बीच में, बोरोन के बीच में। अब लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, एटॉमिक मास 7, बोरोन का कितना होता है 11, अब ये 9 है, तो कहाँ आएगा, लिथियम और बेरिलियम के बीच में, ये देखो। अब इसके नीचे क्या आता है, मैग्नीशियम, उसके बाद आ गया आपका कैल्शियम। तो ये देखो सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट आ गए। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कि उसने कुछ एलिमेंट के एटॉमिक मासेस में क्या किया, करेक्शन किया और उनको करेक्ट पोजीशन दी। नहीं तो बेरिलियम के जैसा कोई दूसरा एलिमेंट था ही नहीं कि जिसको वो सिमिलर टू रख सके। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की, वो है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट। जब हमने कल पीरियोडिक टेबल बनाई थी तो हमने एक चीज़ देखी थी कि जो एलिमेंट अननोन थे मेंडलीव के टाइम में, तो मेंडलीव ने उनकी प्रिडिक्शन पहले ही कर दी थी कि जो एलिमेंट आएगा उसकी प्रॉपर्टी इस तरीके से होनी चाहिए या इस तरीके से हो सकती है। जैसे हमने देखा गैलियम या जर्मेनियम, तो उसने क्या कहा कि गैलियम की जो प्रॉपर्टी होगी वो किसकी तरह होगी, एल्युमिनियम की तरह होगी। जर्मेनियम की प्रॉपर्टी किसकी तरह होगी, सिलिकॉन की तरह होगी। तो ये प्रेडिक्शन उसने पहले ही कर दिए थे। तो ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है किसका, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का। ये बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस यहाँ पे आता है, ठीक है ना। तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में ये सबसे बड़ी चीज़ एक ये भी है। तो ये जो 2-3 चीज़ें हैं ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेंडलीव का उसके पीरियोडिक टेबल के लिए। और अब अगर हम देखें इसके डिफेक्ट, तो इसके डिफेक्ट क्या है। अब मैं शॉर्ट में आपको डिफेक्ट भी बता देता हूँ कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के डिफेक्ट क्या है। सबसे पहला डिफेक्ट जो आता है वो आता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आज भी क्लियर नहीं है। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है अगर वो अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे तो वो फर्स्ट ग्रुप यानी एल्कली की तरह बिहेव करता है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम इनकी तरह बिहेव करेगा। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दे तो 17 ग्रुप यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी तरह बिहेव करता है। तो हाइड्रोजन की पोजीशन न तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में फिक्स है, न ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में फिक्स है। तो ये अभी भी है। तो हाइड्रोजन की जो प्रॉपर पोजीशन है या प्लेस है वो अभी भी फिक्स नहीं है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट भी है, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, एक इलेक्ट्रॉन किससे ले भी सकता है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर भी सकता है, तो उसकी पोजीशन तो खैर फिक्स हो भी नहीं सकती। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में एक बहुत बड़ा गलती भी नहीं कह सकते इसे, पर एक तरह से गलती भी है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कि उसने क्या किया कि जो एनॉमलस पेयर्स हैं उनको, एनॉमलस पेयर को क्या किया उसने, एनॉमलस पेयर को एक साथ रख दिया। अब एनॉमलस पेयर का मतलब क्या है कि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल में कुछ एलिमेंट को जिनके एटॉमिक मासेस कम थे उनको तो पहले रख दिया, और जिनके एटॉमिक मास ज़्यादा थे उनको पहले रख दिया, और जिनके एटॉमिक मास कम थे उनको बाद में। तो कैसे, अब देखो अगर हम कंपेयर करें पोटेशियम और आर्गन, तो आर्गन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 40 और पोटेशियम का होता है 39। अब होना क्या चाहिए, पोटेशियम को बाद में आना चाहिए, आर्गन को पहले आना चाहिए। लेकिन अगर आप पीरियोडिक टेबल देखें तो आर्गन पहले आता है, पोटेशियम बाद में आता है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा डिफेक्ट है किसका, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का, ठीक है बच्चों। दूसरा पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स। अब मेंडलीव के ज़माने में आइसोटोप्स के बारे में कोई बात ही नहीं थी, कोई पता ही नहीं था, तो उसने आइसोटोप्स की पोजीशन कहाँ रखनी थी खुद उसे नहीं पता था। तीसरी चीज़, नोबल गैसेस के बारे में नहीं था उस टाइम तक पता, तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस को भी कहीं कोई पर्टिकुलर स्पेस नहीं दिया है। तो ये कुछ उसके डिफेक्ट है, और इन चीज़ों के बारे में ये हमने थोड़ा सा डिस्कस कर भी लिया। तो इस तरीके से ये आपके मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का सिग्निफिकेंस भी है, इसका डिफेक्ट भी है, और बच्चों आपने
इसको थोड़ा सा पढ़ना भी है। ओके, टिल देन गुड बाय। हो गया? ओहो।